इस वीडियो में आप एक बहुत दर्दनाक मौत की कहानी जानने जा रहे हो। ये इतना भयंकर था कि इसे पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, मतलब जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड है, हिसाशी ऊची का नाम सबसे भयंकर मौत की लिस्ट में टॉप पर आता है। कहा जाता है कि रेडिएशन की मौत दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस व्यक्ति की डिटेल कहानी बताऊंगी जिनकी मौत रेडिएशन से हुई थी। ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट तोकाईमुरा जापान का रेडिएशन ले लिया था जितना हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग के समय एपिसेंटर में था। ये इतना खतरनाक था कि एक्सीडेंट होते ही उनका शरीर का डीएनए नष्ट हो चुका था, फिर भी उन्हें 83 दिनों तक जिंदा रखा गया। जानिए क्यों और कैसे। साल 1999 सितंबर का वो महीना था और ये 3 टेक्नीशियन हर रोज की तरह अपने काम पर पहुंच चुके थे और उन्हें ये काम दिया गया। ऊंची एक मेटल कंटेनर के सामने खड़े होकर उसमें अलग अलग तरह की केमिकल्स और 16 केजी यूरेनियम ऑक्साइड डालने जा रहे थे और ठीक उनके पीछे थोड़ी ऊंचाई पर मसातो शिनोहारा काम को देख रहे थे और दूर में बैठे युताका योकोगावा अपने डेस्क में बैठकर पेपर वर्क कर रहे थे। ऊंची को ये आइडिया नहीं था कि इस टैंक में सिर्फ 2.4 केजी यूरेनियम जा सकता है और अच्छे क्वालिटी वाला यूरेनियम ऑक्साइड उन्होंने उस कंटेनर में डालना शुरू किया जिसमें पहले से ही यूरेनाइल नाइट्रेट था और धीरे धीरे उन्होंने पूरा का पूरा 16 केजी यूरेनियम डालना शुरू कर दिया और नैनो सेकेंड्स के ही अंदर एक भयंकर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हुआ और हेवी मात्रा में न्यूट्रॉन निकलने लगा। आम भाषा में कहूँ तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नीली चमकदार रोशनी को देखा था। वो सभी डर कर पीछे हट गए। ये सब कुछ सेकंड के 10वें हिस्से में हो रहा था और ओची अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन के शिकार हो गए थे। वो एक जिंदा लाश की तरह थे। उनका शरीर इतना रेडिएशन सोख चुका था जितना एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले इंजीनियर्स को सालाना रेडिएशन लेने का परमिशन या कहें सेफ था, उससे 300 गुना ज्यादा ओची की बॉडी ने रेडिएशन सोख लिया था। या फिर समझ लीजिए ये इतना था कि ओची एटॉमिक बॉम्बिंग के दौरान बीचों बीच खड़े थे। ये इतना था कि समझिए मौके पर ही मौत तो पक्की है। बाकी 2 कर्मचारी को भी अच्छा खासा रेडिएशन इफेक्ट हो चुका था, लेकिन ऊची जितना नहीं। वैसे तो अब ऊची वो इंसान बनने जा रहे थे जिसने बिना डीएनए के कुछ दिन जिंदा रहे, क्योंकि जैसे ही रेडिएशन उनके शरीर के अंदर घुसा था उसने क्रोमोसोम्स को नष्ट कर दिया। सारे व्हाइट ब्लड सेल्स मर गए थे और शरीर 3rd डिग्री बर्न टॉर्चर सह रहा था। किसी तरह से उन तीनों को वहां से बाहर निकाला गया। 5 घंटे के अंदर 350 मीटर रेडियस में 161 लोगों को वहां से खाली कराया गया। डॉक्टरों को तो शिनोहारा और योकोगावा को देखकर दुर्घटना का कोई अनुमान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओची को देखा वो ह्यूमन रूम ले जाया गया और फिर इलाज शुरू हुआ। इस दौरान जो कुछ भी उनके शरीर में डाला जाता था, खासकर लिक्विड, वो इन छेद से बाहर निकल जाता था क्योंकि शरीर में चमड़ी तो थी नहीं और सब कुछ उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर रहा था। उनके डॉक्टरों को पता था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, फिर भी उन्होंने एक खतरनाक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि भले ओची को मंजूर हो या ना हो, वो उन्हें जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कहाँ ऐसा मौका मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का, इतनी हाईली रेडियो एक्टिव बॉडी में ट्रीट करने का। ये उनके मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले डॉक्टरों ने व्हाइट ब्लड सेल ट्रांसप्लांट किया और डोनर खुद उनकी बहन बनी। और डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका व्हाइट ब्लड सेल रिकवर कर रहा था, लेकिन चूंकि रेडिएशन की वजह से उनका शरीर इतना जहरीला हो चुका था कि उनका खुद का मसल्स सभी सेल को नष्ट कर दे रहा था। अब उन्हें दुनिया से अलग थलग एक अच्छे कमरे में सील्ड कर दिया गया, यानी क्वारंटाइन। उन्हें बीच बीच में होश आता तब उन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि उन्हें मरने दे, इतना दर्द वो नहीं सह पाएंगे और उन्हें अपने हाथों की कठपुतलियां ना बनाया जाए। लेकिन उन पर किसी ने दया नहीं किया। हर रोज ब्लड डालना, दुनिया भर से रेडिएशन में काम आने वाले दवाओं को देना, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ओची को सहते सहते 27 दिन गुजर गया और अब उनकी मसल्स भी हड्डियों को छोड़ने लगी थी, ऑर्गन्स सड़ने लगे थे। इसलिए अब उनके शरीर को लिनन के कपड़े से कवर कर रखा जा रहा था, ठीक इजिप्शियन मम्मीज की तरह। आंत यानी इंटेस्टाइन पिघल गया था। तब डॉक्टर ने उनके शरीर के अंदर कैमरा डाला उनके ऑर्गन्स पर नजर रखने के लिए और इसी के साथ 59वें दिन उनका दिल बंद हो गया था, जो उनके लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके डॉक्टर ने 49 मिनट तक रिससिएट किया, जिससे दिल तो चलना शुरू हो गया लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो गया। और आखिरकार 21 दिसंबर 1999 को ओची की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हो गई। वहीं शिनोहारा ओची से 4 महीने ज्यादा जिए, लेकिन वो भी कम रेडियो एक्टिव नहीं हुए थे। तभी तो रिकवर होने के बाद भी उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करता चला गया। और इस दौरान जब उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगा था तब उन्होंने अपने एक नोटबुक में लिखा था, मॉम प्लीज,
और 27 अप्रैल को उनकी भी जान चली गई। और योकोगावा रिकवर कर तो गए, लेकिन उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाया गया लापरवाही करने का। डॉक्टरों ने उनकी मौत को इंसानी लालच का एक नतीजा कहा। उन टेक्नीशियंस को इस काम करने की कोई जानकारी या क्वालिफिकेशन नहीं थी। उन्हें इसे करने से पहले कोई ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया था। कुछ कहते हैं कि उन्हें ये जांचने के लिए जिंदा रखा गया कि इतना रेडिएशन एक इंसान के शरीर को किस तरह से अफेक्ट करेगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कैसे ये लोग महीनों तक जिंदा रह गए। ये आधुनिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा रहस्य है।